हेलो गाइस, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था बाय द डाइपोल, अर्थात वैद्युत विभव के बारे में। उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल स्थितियों पर वैद्युत जो विभव था उसका जो व्यंजक था, एक्सप्रेशन था, वो हमने फाइंड किया था। इससे आगे वाले अभी हम इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय द डाइपोल ऑन ए जनरल पोजीशन। कोई भी एक सामान्य स्थिति पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके कारण जो वैद्युत विभव आता है उसके बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू कीप वाचिंग द वीडियो टिल एंड, जैसे कि आपका पूरा पॉइंट आपकी समझ में आ जाए। और इससे पहले वाले अगर जो भी पॉइंट्स आपको समझने हैं वो इससे पहले वाले वीडियो पे आप जो चैनल है उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माय चैनल नेम ऑन यूट्यूब फिजिक्स बाय सतीश चंद। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, सतीश चंद। तो आज का हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डाइपोल ऑन आर्बिट्रेरी और जनरल पोजीशन, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझना है पहले अच्छे से, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि तो ध्रुव के कारण सामान्य स्थिति पर वैद्युत विभव ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि ये दो अपोजिट और इक्वल चार्ज जो होते हैं, अर्थात बराबर परंतु विपरीत आवेशों का एक ऐसा समूह होता है जिनमें कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो इसके वैद्युत क्षेत्र की जितनी दूरी में फैला होता है उसकी कंपेयर में बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हैं, यहाँ पर इधर मान लेता हूँ मैं -q और इधर मान लेता हूँ +q, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पॉजिटिव q और यहाँ पर -q, जैसे चाहो आप वैसे मान सकते हो। तो यहाँ पर इनिशियली मैंने माना कि यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, ठीक है ना। तो इसकी जो इक्वेटर वाली कंडीशन आती है, हर अक्ष इधर आती है और एक्सियल वाली इधर आती है। अब इन दोनों से हट करके हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मानना है जो कि इन दोनों कंडीशन से हट के हो, और मान लेता हूँ कि वो पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। और इसका जो मिड पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है, वहाँ से उसकी दूरी r है, और ये पॉइंट मैंने एज्यूम किया कि P है। और इस डाइपोल को मान लेता हूँ कि मैं AB है, और इनके बीच की दूरी L यहाँ से यहाँ तक और L यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स ये पूरी दूरी दोनों आवेशों के द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विल बी इक्वल टू 2L, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव है, वो राशि होती है आपकी अदिश है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि इस वाले आवेश से उस बिंदु की दूरी निकालनी है जिस बिंदु पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये वाली दूरी। और फिर इस वाले आवेश से मैं ये वाली दूरी निकालनी है यहाँ तक। और मान लेता हूँ कि मैं ये एंगल थीटा है यहाँ से, और इसको अगर मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ यहाँ पर, और इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला एंगल विल आल्सो भी थीटा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षा विमुख कोण है दोनों। यहाँ पर क्या है कि ये दूरी r है आपकी, और इसका ये परपेंडिकुलर दूरी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इधर। तो यहाँ पर क्या है कि हमको अगर अब भी ये वाली दूरी निकालनी है, तो ये L है और ये थीटा है। अब इस वाले कोण में, इस वाले एंगल के लिए ये आपका बन जाएगा बेस, अर्थात आधार, वो इधर वाला आपका बेस है, और ये वाला क्या है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को मैं M मानता हूँ तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये आपका आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ मैं L है यहाँ पर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी ML के बराबर, और हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण का मान आ रहा है L के बराबर। तो ML विल बी इक्वल टू L cos थीटा। सबसे पहला काम क्या था कि जो हमने जो डाइपोल एज्यूम किया है उस डाइपोल के बीच वाले पॉइंट से कोई भी दूरी r पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहला काम क्या है कि इस वाले पॉइंट से इस आवेश की दूरी अगर हमें निकाल ली है तो सबसे पहले इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और इस बिंदु से अगर इस पे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एम एल की वैल्यू आपकी एल कोस थीटा के बराबर आती है। अब यहाँ पर आपका क्या है कि टोटल जो पी एल की वैल्यू है तो पी एल विल बी इक्वल टू आर प्लस एम एल, और एम एल की वैल्यू आपकी एल कोस थीटा के बराबर है। अब क्योंकि यहाँ पर एक एज्यूम्शन आ जाती है फिजिक्स में, यहाँ पर आपका क्या है कि अगर ये डाइपोल के जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है तो AP विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PL, तो यहाँ पर इट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू AP, ठीक है ना। अब यहाँ से अब तो हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज से उस पॉइंट की दूरी R प्लस एल कोस थीटा के बराबर आ गई है। अब इसके बाद में इस वाले पॉइंट से निकालना है, तो यहाँ से इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ पे तो ये वैल्यू भी आपकी एल कोस थीटा के बराबर ही आएगी M, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ आपका L डैश। तो यहाँ से आपकी जो पी एल डैश की वैल्यू है, पी एल डैश विल बी इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा, और इट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीपी के बराबर, ये बीपी के बराबर है बाय द एज्यूम्शन, क्योंकि यहाँ पर एज्यूम्शन क्या है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 0। तो यहाँ पर ये जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल से दोनों आवेशित कणों से इस बिंदु की दूरी AP और BP हमारे पास में आ चुकी है, R प्लस एल कोस थीटा और R माइनस एल कोस थीटा। इसके बाद में यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो माइनस क्यू के कारण विभव, पोटेंशियल बाई माइनस क्यू चार्ज, तो वहां पे V1 इज इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा 1/4πε0 Q अपॉन, और AP की वैल्यू है, AP की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू R प्लस एल कोस थीटा के बराबर है। यहाँ पर आपको क्या है कि ये जनरल पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइनस क्यू चार्ज इधर मानने का और पॉजिटिव क्यू चार्ज मान लेने से, या इनके एक्सचेंज अगर हम मानते हैं इधर पॉजिटिव क्यू इधर माइनस क्यू, तो उससे क्या इफेक्ट होगा वो मैं आपको एक्सप्रेशन के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज है तो इसका मतलब है कि इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम है, यू हैव टू पॉइंट आउट इट, ये वर्क बाय द सिस्टम है, जो सिस्टम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं डाइपोल्स की, उसके द्वारा ये वर्क है। अब यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव क्यू के कारण विभव, आगे वाला पॉइंट अगर हम करते हैं पोटेंशियल बाय द पॉजिटिव क्यू, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम के द्वारा, वो सिस्टम पर काम है ये, इसको मैं लिख सकता हूं निकाय के द्वारा कार्य, और यहाँ पर ये क्या है, निकाय पर कार्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूं टोटल पोटेंशियल, कुल विभव इस पॉइंट पर, तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 एल्जेब्रिक सम ऑफ V1 एंड V2, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से V की वैल्यू आती है, इस वजह से Q अपॉन 4πε0 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, ये आपकी पॉजिटिव है तो R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपका पहुँच जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा। इसको अगर मैं काटता हूँ यहाँ से, तो V की वैल्यू आ जाती है एल कोस, तो इट विल बिकम 2QL कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, इट विल बिकम P, ठीक है ना, ये आपका P के बराबर है। तो V की वैल्यू विल बी इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन में, यहाँ से अगर मैं R स्क्वायर कॉमन करता हूँ तो 1 माइनस एल स्क्वायर R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगी यहाँ से, तो ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है, तो V की वैल्यू आपकी P, और यहाँ पर P क्या है आपका, P आपको लिखना है, ये है आपका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी वैल्यू 2QL के बराबर होती है। तो यहाँ से V की वैल्यू L cos थीटा अपॉन P
पी कॉस थीटा अपॉन में। अब बिकॉज यहाँ पर क्या है कि अगर एल की वैल्यू आर से बहुत कम है तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेट 0, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ जाती है और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इंडिकेट करना हम भूल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपकी वैल्यू v की वैल्यू ये आ जाती है फॉर द जनरल कंडीशंस। अगर कोई भी स्थिति हो, चाहे भले वो कोई भी एंगल पर हो, इसका जो एक्सिस है उससे कोई भी एंगल पर हो, तो वहाँ पर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी सामान्य स्थिति पर हम विद्युत विभव का मान इस डाइपोल के द्वारा इस वाले इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर फर्स्ट कंडीशन मान लेता हूँ फॉर द एक्सियल लाइन, जो अक्ष है, तो एक्सियल का अर्थ है कि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा विल बिकम इक्वल टू 0, और 0 यहाँ पर होते ही तो v की वैल्यू विल बी इक्वल टू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर फॉर द एक्सियल पॉइंट। ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है, अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, इसका मतलब है अक्षीय स्थिति पर, और इक्वेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे अक्ष पर, तो थीटा की वैल्यू विल बी 90, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये एंगल विल बिकम 90 के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेटर के कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर इधर मानते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल जो कुल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो आपकी पॉजिटिव में आती है। यहाँ पे इट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जो सिस्टम पर काम है वो ज़्यादा है और बाय द सिस्टम काम कम है। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, तो v की वैल्यू इतने के बराबर ही, पर लेकिन वो माइनस साइन में इंडिकेट यहाँ पे होती, तो इसका अर्थ हुआ कि सिस्टम के द्वारा वर्क ज़्यादा हुआ है। ये केवल इसमें अंतर है अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू यहाँ पर इधर मानते हो तो ये थे आपके केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल पे, इक्वेटर पे और जनरल कंडीशन पे। इसके बाद में वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से आगे वाला पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमें चल रहा है, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पर क्या है, समविभव पृष्ठ अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ, इसकी सिंपली डिफाइन मैं आपको इनिशियली पहले बताता हूं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है। ठीक है ना। तो द सरफेस carrying equal potential at every point, equal potential at every point। ठीक है ना। यहाँ से ऐसा कोई भी आपका सरफेस किसी वैद्युत क्षेत्र में जिसके हर बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो उसको हम इक्वल पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो इसकी ज्योमेट्रिकल शेप आती है वो चार्ज की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होती है। कैसे, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्योमेट्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप
ऑफ इक्वल पोटेंशियल सरफेस। अर्थात यहाँ पर क्या है कि आवेश की ज्यामिति अर्थात उसका जो वितरण है वो किस हिसाब से है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो समविभव पृष्ठ की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ठीक है ना, यहाँ पे हमको देखना है। तो अगर आपका पॉइंट चार्ज आता है, अगर कोई भी जगह पे बिंदु आवेश होता है अर्थात पॉइंट चार्ज है, तो उसके कारण जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस होगा वो स्फेरिकल अर्थात गोलाकार होता है, ठीक है ना, गोलाकार होता है। और अगर आपका स्फेरिकली चार्ज है अर्थात एक गोलीय आवेश है, तो वहां पर भी स्फेरिकली आपकी ज्योमेट्रिकल शेप होगी। अब इसमें आपका क्या है कि अगर आवेश किसी रेखा पर है तो वहां पर जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो आपकी सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है। और इसके बाद में आपका क्या है यहाँ पे कि अगर आवेश आपका कोई प्लेन शीट है, ठीक है ना, अर्थात समतल चादर है एक, तो वहां पर आपका क्या है कि जो इक्वल पोटेंशियल अर्थात समविभव पृष्ठ होगा वो आपका बेलनाकार ही होगा। और इसके बाद आपका क्या है कि अगर चार्ज इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर आवेश है, इन्फिनिटी का अर्थ क्या है कि उस आवेश से आने वाली जो विद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो द चार्ज हैज टू बी एज्यूम्ड एट इन्फिनिटी व्हेन द फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम दैट चार्ज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपका ये एक समतल होगा, समतल प्लेन शीट या समतल चादर, प्लेन शीट होगा आपका। तो ये थे आपके ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द इक्वल पोटेंशियल सरफेस अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश के वितरण के अनुसार जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस है उनकी ज्यामिति इस टाइप से होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इनको आपको समझना है अच्छे से कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं तो इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से आपका फर्स्ट वन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नंबर 1, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज अर्थात जो गुण है वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट आता है कि जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस होते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उनके हर बिंदु पर विभव जो है वो समान होता है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम और इक्वल, अर्थात हर बिंदु पर विभव समान होता है, समान होता है, ठीक है ना, यहाँ से आपका। अब इसके बाद में आपका क्या है कि अगर जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपके पास में कोई ये स्फेरिकली कोई सरफेस है और इसके हर पॉइंट पर ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी पॉइंट हो, अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर इक्वल है, विभव समान है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में इट विल बी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है देयरफॉर, या फिर सेकंड पॉइंट में आ जाएगा वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to other point under electrostatic force will be 0, electrostatic force will be 0, ठीक है ना। अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कोई भी आवेशित कण को अगर जाता है तो वहां पर कार्य का मान 0 होगा, कार्य 0 होगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, अर्थात जो कार्य होता है वो आपका विभवांतर और आवेश की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ से मैं कर सकता हूँ VB माइनस VA इंटू क्यू। अब क्योंकि VB और VA की वैल्यू दोनों की इक्वल है तो इट विल बी 0,
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसका थर्ड वन पॉइंट यहां से आ जाता है कि द फील्ड लाइंस, अर्थात जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, फील्ड लाइंस, बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सतह के अभिलंबवत होती हैं। अर्थात यहां से लिख सकते हैं विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होते हैं, हर पॉइंट पर लंबवत होते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर जैसे मान लेते हैं ये आपका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका अगर कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पर जो आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं आएंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज। अर्थात अगर ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, यहाँ से टेंजेंट अगर खींचते हो, तो इसके हमेशा ही परपेंडिकुलर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ पर पॉइंट इसमें ये है कि ये इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब कोई आवेश आता है तो वहाँ पर वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। अब मैं यहाँ पर अगर एज्यूम ये कर लेता हूँ कि ये जो फील्ड लाइन है अर्थात विद्युत बल रेखा है, इस पॉइंट पर और इसके परपेंडिकुलर होने के बजाय अगर किसी भी एंगल पर है यहाँ पर ऐसे, तो इसके कंपोनेंट आपके 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ई कॉस थीटा, और इसके एक परपेंडिकुलर आ जाएगा ई साइन थीटा। अगर कोई भी आवेश को आप इस वाले पॉइंट से अगर इस वाले पॉइंट तक अगर शिफ्ट करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है अर्थात ई कॉस थीटा है जो कि स्पर्श रेखा के समांतर है, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, घटक है, इसके कारण आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर वर्क होता है तो इसका अर्थ है कि आपका जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसका उल्लंघन होगा और वहां पर फिर ये समविभव भ्रष्ट होना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। इस कारण से हम इस चीज को मानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा समविभव भ्रष्ट के हर बिंदु पर वो उस भ्रष्ट के हमेशा परपेंडिकुलर ही होती हैं। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर से अलग अगर कोई पॉइंट पर होती हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, उस पैरेलल कंपोनेंट के कारण आपको एक वर्क करना पड़ेगा। और अगर वर्क होता है तो इट कैन नॉट बी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका कि देख टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अर्थात ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। ईच अदर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है ना। अगर ये कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर फील्ड की डायरेक्शन 2 हो जाएंगी, और फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर 2 होना अर्थात एक ही पॉइंट पर 2 फोर्स का एक साथ अराइज होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है आपका कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये थे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 क्वालिटीज थी। इनमें से अगर कोई भी डाउट है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट। ओके गाइस, इसके आगे वाले पॉइंट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.